नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है पूना से। पूना में बहुत पुराने वयोवृद्ध सेनानी, समाजसेवी डॉक्टर बाबा आढ़व, ये एक विरोध प्रदर्शन पे बैठे थे और उनसे मिलने शरद पवार चले गए। अब इस खबर को जब मैं एक्स-रे से देखता हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें एक बड़ी प्लानिंग के तहत होते हुए दिखाई देती हैं। चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ने महाराष्ट्र को लेके विधानसभा के चुनाव के नतीजों को लेके गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सत्ता और धन का ऐसा दुरुपयोग हुआ है जो पहले कभी किसी भी राज्य या राष्ट्रीय चुनाव में देखने को नहीं मिला। पुणे में वो जो समाज सेवी बाबा आढ़व थे, 90 साल के हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में चुनावी मशीन के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने जगह भी जो चुनी है, वो प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के पुणे स्थित ऐतिहासिक निवास जो था ज्योतिबा फुले का, फुलेवाड़ा, वहां पे 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। अब पवार ने कहा कि आढ़व साहब के इस आंदोलन को जनता की चिंता और आक्रोश का प्रतीक बताया। पवार साहब ने कहा कि वर्तमान हालत से लोग नाराज और चिंतित हैं। उन्होंने दिवंगत समाज सेवी, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का जिक्र करते हुए कहा कि आज के हालात में उनके जैसे किसी नेता की जरूरत है जो लोग नेतृत्व कर सके। उन्होंने बाबा आढ़व के आंदोलन की सराहना करते हुए कहा कि उनका विरोध जनता में उम्मीद जगाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह काफी नहीं। संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर जन आंदोलन की जरूरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि जिनके हाथों में देश की बागडोर है, वे इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब भी संसद में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है, उसे दबाया दिया जाता है। पिछले 6 दिनों से विपक्ष के नेता संसद में अपनी बात रखने का मौका मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। पवार साहब ने कहा कि यह रवैया संसदीय लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस स्थिति पर समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो लोकतंत्र को गहरी क्षति हो सकती है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे आगे आकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठाए। शरद पवार जी का एक खबर और भी है। वो खबर ये कहती है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे भी पुणे जाकर आढ़व साहब से मुलाकात करेंगे और उनको उनके इस आंदोलन में, बाबा आढ़व के आंदोलन में समर्थन घोषित करेंगे। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। जब यूपीए की सरकार थी और उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन बीजेपी उन आरोपों को नरेशन बनाने में फेल हो गई, क्योंकि उनके अपने भी कई राज्यों में सरकारें थी और वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ऐसे में अन्ना आंदोलन ने जन्म लिया और संघ बीजेपी, सभी विरोधी पार्टियां जो यूपीए के खिलाफ थी, सब ने मिलकर अन्ना को आगे किया और अन्ना के आंदोलन ने पूरे देश में ऐसा एक नरेशन बनाया कि यूपीए से बड़ा भ्रष्ट अभी तक कोई सरकार आई नहीं। और फिर उस लहर पे अपनी विजय की नाव खेलते हुए बीजेपी सत्ता में आ गई। फिर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आ गया। फिर उनको अन्ना हजारे के आंदोलन की ना अन्ना हजारे की जरूरत है, क्योंकि एक बार वो सत्ता में आ गए, फिर सत्ता में बने रहना कैसा, ये मोदी जी से ज्यादा कोई अच्छी तरह से नहीं जानता। उन्होंने वही गुजरात का मॉडल लगातार सत्ता में बने रहे, केन केन किसी भी प्रकार वो अब केंद्र में अपनाया है।
तो क्या एक नया अन्ना हज़ारे के रूप में, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र से निकले थे, अन्ना हज़ारे गांधीयन ही थे, बाबा आढाव भी गांधीयन ही है, समाज सेवी है, उनके पीछे कोई दाग नहीं है, सर्वमान्य है। लेकिन फिर अन्ना हज़ारे को लाने के लिए जो रणनीति बड़ी पैमाने पे तय की गई थी, उसमें अरविंद केजरीवाल और बाकी सिविल सोसाइटी के लोगों का बड़ा हाथ था। उसमें फिर अमेरिकन एजेंसियों का भी बड़ा हाथ था, क्योंकि यूपीए सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था, एटॉमिक एग्रीमेंट, करने के बाद भी एटॉमिक रिएक्टर के ऑर्डर्स फ्रांस और रशिया को गए थे। अमेरिका को दूर रखा था और इसी के बाद जो अमेरिका कई जगहों पे आंदोलन करवाती है, पिंक रिवॉल्यूशन भी चल रहा था खा मिडल ईस्ट में। उसी धरती पे अन्ना का भी आंदोलन, तब केजरीवाल जी और संघ वाले और बीजेपी वाले सब मिल के आंदोलन कर रहे थे। फिर बाद में केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी बनाई। बाकी तो सब सारे देश को पता है क्या हुआ। और आज अन्ना कहाँ है किसी को पता नहीं। अपने गाँव में बैठे हैं। वो भी समझते हैं उनका उपयोग हो गया या दुरुपयोग हो गया। ऐसा ही एक और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण की ज़रूरत है, तो बाबा आढाव में वो देख रहे हैं। लेकिन फिर एक प्लानिंग के तहत करना चाहिए। फिर उन्हें केजरीवाल की भी ज़रूरत होगी, जो इनको बड़े लेवल पे लेगी। चुनावी मशीन के खिलाफ तो आवाज़ सभी उठा रहे हैं। लेकिन फिर वो आंदोलन की जो फुट सोल्जर्स है, वो कहाँ से लाएँगे? ये सवाल है। दूसरी तरफ जितेंद्र आव्हाड, जो मैं कहूँ कि सेनानी हैं, अ, उन्होंने भी अभी हाल ही में अ, बाकायदा एक वो किया है, एक एएनआई को बाकायदा कोट करते हुए इसी चुनावी प्रक्रिया पे एक वक्तव्य दिया। उन्हें कहा कि जो हम कहते हैं कि भई जिन मशीनों पे वोटिंग हुआ उनका डाटा चाहिए, एक-एक मशीन का। तो ये अवार्ड का कहना है कि उनकी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो डाटा सब वाइप आउट हो गया है, सब खत्म कर दिया डाटा। और फाइनल डाटा पे कितनी बात करेंगे? उसी में उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 2019 और 2024 के बीच में महाराष्ट्र में 5 लाख मतदाता बढ़े, 2 लोकसभा चुनाव में। और 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में 45 लाख मतदाता बढ़े, ये कैसा हो सकता है? सुनिए ये बाइट जो उन्होंने दी जितेंद्र आव्हाड ने। सर ईवीएम मशीन के बारे में बहुत सारा टीका टिप्पणी नहीं नहीं अभी जो मालूमात हमको मिली है कि हम फिर से जो कहते हैं कि हमको फिर से गिनती चाहिए, वो जो रिकाउंटिंग चाहिए, तो रिकाउंटिंग उसी मशीन का होना चाहिए जो मशीन वो टेबल पे थे उसके डाटा सहित। अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो डाटा तो हमने वाइप आउट कर दिया है, हम नया डाटा दिखाएंगे और काउंटिंग करके दिखाएंगे, तो उसमें कोई आने वाला ही नहीं, कोई गलती ही नहीं दिखने वाली है। तो क्या मजाक है क्या? जो डाटा हमारे जो डाटा के ऊपर हमें शक है, वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है। हो गया ना, कल कल का दिन हो गया। अभी अभी वो आगे में किसकी मुलाकात लेने वाला उसका पूछो ना यार। इसी के बीच इसी बाइट को आपने दी, आखिर में सुना होगा, तो उनको एक सवाल पूछा गया कि आप एकनाथ शिंदे से मिले थे। उन्होंने बोला वो तो कल की बात हो गई। अब मैं आगे किससे मिलने वाला हूँ, ये पूछना चाहिए। तो ये मेल मिलाप का काम चल रहा है। खरगे जी ने सीडब्ल्यूसी में आह्वान तो किया कि हमें जन आंदोलन खड़ा करना होगा, लेकिन वो जन आंदोलन, राहुल गांधी की पदयात्रा जन आंदोलन नहीं कर पाई। राहुल गांधी की पदयात्रा ने राहुल गांधी को जननायक बनाया। लेकिन फिर राहुल गांधी जननायक तो हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे एक जो फुट सोल्जर चाहिए, जो पूरा संगठन चाहिए, वो नहीं के बराबर है कांग्रेस में। वो आज भी वहाँ दिखाई देता है। हरियाणा की करारी हार के बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब खरगे जी के भी वक्तव्य पर मुझे हँसी आती है कि जो कहते हैं कि हमारे संगठन नीचे से ऊपर तक पूरा बदलाव की ज़रूरत है और बहुत
संगठन होना चाहिए। अरे हरियाणा में 12 साल से जिलाध्यक्ष नहीं है। चुनाव हारने के बाद भी वहाँ जिलाध्यक्ष नहीं है। जहाँ सुप्रिया श्रीनिवास का एक ट्वीट देखा मैंने, उसमें वो मज़ाक उड़ा रही है बीजेपी का कि महाराष्ट्र में 230 सीटें आने के बाद भी एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहा है। इतने आपस में झगड़े हैं और यदि ये झारखंड में इतना देर लगती तो सारा लोग हमको गाली देते। लेकिन जितनी मज़े लेके वो बता रही है कि महाराष्ट्र में अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से भी ज़्यादा पुराना चुनाव हरियाणा का है। वहाँ सरकार बन गई, सरकार चल रही है, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पे अभी तक कांग्रेस अपना नाम नहीं दे पाई। तो सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है। जब तक कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाबा आढ़व एक जन आंदोलन बन सकते हैं। शरद पवार एक और उद्धव ठाकरे की ताकत महाराष्ट्र में है, थोड़ी बहुत इधर-उधर होगी। लेकिन पूरे देश में बाबा आढ़व के आंदोलन को बड़ा करने के लिए फिर कांग्रेस को उतनी ही ताकत फेंकनी पड़ेगी जितनी बीजेपी ने अन्ना के पीछे फेंकी थी। लेकिन कांग्रेस की ताकत सिर्फ पदयात्रा में दिखती है, वो भी राहुल गांधी की। बाकी टाइम कांग्रेस नहीं के बराबर है, क्योंकि बीजेपी के स्लीपर सेलों के साथ कांग्रेस नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर्स है, वो ब्रेक है अंदर, पूरा इंजन जाम करके बैठे हैं कांग्रेस का, जो हिलने नहीं दे रहे। इन स्लीपर सेलों को बाहर निकलने की जरूरत होगी। लगातार चुनाव हारने वाले संगठन मंत्री, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल की यूएसपी हो गई चुनाव हरवाना या हारना। उनके कार्यशैली पे सवाल उठने चाहिए। जवाबदेही, उन्होंने भी कहा कि जवाबदेही होनी चाहिए। किसकी जवाबदेही? चुनाव लगातार हार रही थी पार्टी के अध्यक्ष की जवाबदेही, स्टार प्रचारक बनने के बाद भी मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पा रहे इसलिए राहुल गांधी की जवाबदेही, या संगठन को समाप्त करने के लिए, या संगठन समाप्त हो रहा है और होने दिया जा रहा है, या हो रहा है वो संभाल नहीं पा रहे, ऐसे नाकारा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कुल मिलाकर जितेंद्र आव्हाड का सीधा चुनाव आयोग पे फ्रंट खोलना, दूसरी तरफ बाकी नेताओं से भी मुलाकात करने का प्लान बताना, हिंट देना, शरद पवार जी का बाबा आढ़व के पीछे खड़ा होना, ये एक बड़े संकेत देते हैं कि शरद पवार भी चुप नहीं है, उद्धव ठाकरे भी चुप नहीं है, लेकिन वो प्लानिंग के तहत आगे जा रहे हैं। हाँ, आने वाली सरकार को बाबा आढ़व के क्रेडेंशियल्स को खत्म करना मुश्किल होगा, लेकिन उनके सवालों के जवाब भी देने होंगे, जो उससे भी मुश्किल है। जब मैं एक्स-रे से नीचे देखता हूँ इस वक्तव्य को, तो मुझे बहुत सारा फैला हुआ रायता दिखता है, जो मैंने आपके तक लाया। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।